हेलो स्टूडेंट्स, चलो जी बच्चा आ जाओ जी, शुरू करें जी आज का हम लोग क्लास। चलो जी बच्चे, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था जी बच्चा? तो प्रीवियस क्लास में वी स्टार्टेड द टॉपिक मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में हमने आपको क्या बताया था बच्चा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे तय होता है। तो पूरे इंडस्ट्री में जो प्राइस फिक्स होता है वही प्राइस एक सिंगल फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। डायग्राम याद होगा बच्चा? पूरे इंडस्ट्री में जो प्राइस फिक्स होता है दैट प्राइस इज टू बी एक्सेप्टेड बाय द फर्म। क्लियर? अब पूरे इंडस्ट्री में प्राइस कैसे तय होता है बोलो बच्चा? तो पूरे इंडस्ट्री में प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। याद आया होगा बच्चा आप लोगों को डायग्राम? प्राइस इज फिक्स्ड बाय व्हाट? प्राइस इज फिक्स्ड बाय द फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देंगे जी, मार्केट में फ्री फोर्सेस के द्वारा जो डिमांड और सप्लाई तय के हिसाब से प्राइस तय होता है। जहां डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे प्राइस फिक्स होता है। क्लियर? ठीक है जी। अब देखो बच्चे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे तो प्राइस हम लोगों ने फिक्स कर दिया। आप अगर इसी चीज को और इलैबोरेट करना चाहें तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स व्हाट? बोलो बच्चे बोलो। शेड्यूल जो हमने बनाया था जी बच्चे, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड एंड दिस इज इक्विलिब्रियम। याद आ रहा है जी? तो पॉइंट ई तो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। ये ऊपर वाला पोर्शन, इस प्राइस पे डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। समझ में आ रहा है बच्चा बात? देखो ना, देखो इधर ध्यान देंगे, येलो वाले से करते हैं जी। इस प्राइस पे डिमांड कम होगा और देखो बच्चा क्वांटिटी डिमांडेड कम है। प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा और इसी प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड मेरा क्या है जी? ज्यादा है। ज्यादा प्राइस होगा तो सप्लायर ज्यादा बेचने के लिए तैयार होगा। ये जो एक्सेस है दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। बात समझ में आ गया होगा जी? पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था बच्चा। एंड दिस इज द केस ऑफ, बोलो बच्चे, दिस इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कैसे? बात समझ में आया जी? इस प्राइस पे सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो दैट इज द केस ऑफ एक्सेस डिमांड। प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा। ठीक है जी? चलो बच्चा, ये सब डायग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अब डायग्राम वाला पोर्शन आ रहा है जी हम लोगों का। नेक्स्ट इज मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। ध्यान देंगे बच्चा, मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस क्या होता है? पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे जी। मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड इन वेरी शॉर्ट पीरियड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। वेरी शॉर्ट पीरियड में जो प्राइस तय होता है दैट इज नॉर्मली नोन एज मार्केट प्राइस। दुकान में सामान लेने के लिए गए, जिस प्राइस पे हम लोग नेगोशिएट करके और गुड्स परचेस करके लेके आ गए दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। क्लियर है जी? नेक्स्ट इज नॉर्मल प्राइस। एकदम ध्यान से बच्चा, नॉर्मल प्राइस इज डिटरमिन्ड इन लॉन्ग पीरियड विथ डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग पीरियड में जो हम प्राइस देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि पिछले 1 साल से 2 साल से हम एक एवरेज प्राइस निकाले हैं। ध्यान दे बच्चा, पिछले साल किसी सामान का जनवरी में प्राइस था सपोज 10 रुपीज, फरवरी में उसका प्राइस हो गया 9 रुपीज, मार्च में उसका प्राइस हो गया 13 रुपीज, फिर अप्रैल में प्राइस हो गया 12 रुपीज, मई में प्राइस हो गया उसका 18 रुपीज, फिर जून में उसका प्राइस घट के हो गया 7 रुपया। ऐसे प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है। एकदम समझ लो बच्चा। तो हर महीना जो प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्राइस था दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। जो कि मार्केट प्राइस कभी 10 था, कभी 12 था, कभी 18 था, कभी 7 था, कभी 6 था। समझ में आ रही बात जी? तो ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्राइस है दैट इज नोन एज व्हाट? उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस, जो कि घटते बढ़ते रहता है। अब ये सारे जो प्राइस हैं, इन सारे प्राइस का आप अगर एवरेज ट्रेंड निकालेंगे, सबका एवरेज निकालेंगे कि पिछले 12 महीने में जो भी प्राइस था उसका एवरेज कितना है, तो एक एवरेज निकलेगा बच्चा। वो जो एवरेज निकलेगा दैट इज द नॉर्मल प्राइस। बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल प्राइस रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला प्राइस नहीं है। रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला प्राइस तो मार्केट प्राइस ही है बच्चा।
समझ में आ रही बात जी? रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला क्या प्राइस है? हमारा मार्केट प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं जी। नॉर्मल प्राइस क्या है? उसके बेसिस पे एक एवरेज प्रिडिक्शन है कि ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है कि स्ट्रेट लाइन है। समझ में आ रही बात जी? तो दैट इज नोन एज नॉर्मल प्राइस। अगर परफेक्ट कंपटीशन होगा तो नॉर्मली तो सब प्राइस हमारे फिक्स्ड ही रहेंगे, एक ही प्राइस पे हमको बेचना है। रियल लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे बोलेंगे तो नॉर्मल प्राइस अपवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, डाउनवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं जी। नेक्स्ट, demand side is stronger than supply side in this price determination because in very short period supply remains constant। समय अगर बहुत कम होगा तो प्रोडक्शन में आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं। पढ़े थे बच्चे टाइम एलिमेंट मार्शल साहब वाला पिछले क्लास में, तो हम उस कंडीशन में प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं ला सकते हैं। अगर प्रोडक्शन मेरा फिक्स्ड है, चेंजेस नहीं ला सकते हैं, तो प्राइस का प्रभाव किसके बेसिस पे होगा? डिमांड के बेसिस पे होगा। डिमांड बढ़ जाएगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगा तो प्राइस भी घट जाएगा। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है? तो डिमांड साइड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है शॉर्ट पीरियड में। सप्लाई इज मोर स्ट्रॉन्गर इन दिस प्राइस डिटर्मिनेशन बिकॉज इन लॉन्ग रन सप्लाई कैन फुल्ली बी एडजस्टेड। लॉन्ग रन में हम अपने डिमांड के हिसाब से सप्लाई में चेंजेस ला सकते हैं, तो लॉन्ग रन में सप्लाई ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है जी। थर्ड, प्रोड्यूसर कैन अर्न प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और इवन लॉस इन दिस मार्केट। शॉर्ट पीरियड में प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आपको कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर डिमांड एंड सप्लाई एंड कॉस्ट एटसेट्रा। लेकिन लॉन्ग पीरियड में ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड इन द नॉर्मल प्राइस। लॉन्ग पीरियड में आप लंबे समय तक सुपर प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हैं। लंबे समय तक आप सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकते हैं। कहने का सेंस क्या हुआ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। सेंस हमारा ये हुआ, अगर मान लीजिए कि हमारी कंपनी बड़ी एक्सपर्ट है, एग्जाम्पल अपना जियो वाला एग्जाम्पल, जियो ने जैसे ही बोला कि भाई हम 150 रुपये में ही आपको सारे फैसिलिटीज देंगे, इंटरनेट, कॉलिंग, SMS, दिस दैट सब फ्री, तो शॉर्ट पीरियड में लोगों को लगा कि ये तो बेस्ट ऑप्शन है जी, तो बहुत सारे कस्टमर्स जियो के साथ जुड़ गए। शुरू में वो फ्री में दिए, लेकिन इनिशियली बहुत सारे लोग जुड़ गए, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी लेवल उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन लॉन्ग पीरियड में जैसे ही दूसरी कंपनियों को लगता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो किया है और उस स्ट्रैटेजी से उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरी कंपनियां भी उसको लॉन्ग समय में, उनको भी टाइम मिलता है, वो भी फटाफट से उसको कॉपी करती हैं, एडजस्ट करती हैं। समझ में आ रही बात जी? क्लियर है जी बच्चा? तो जब दूसरी कंपनियां भी कॉपी करने लगती हैं, तो जो शुरुआत में सिर्फ जियो से लोग जुड़े हुए थे, उनके पास ऑप्शंस ज्यादा आ जाते हैं। जब ऑप्शंस उनके पास ज्यादा आ जाते हैं, तो धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड में क्या होता है कि सब कंपनियां नॉर्मल प्रॉफिट करने लगती हैं, सिर्फ एक ही कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है। तो लॉन्ग पीरियड में हर समय नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। शॉर्ट पीरियड में भी आप रिसर्च किए, डेवलपमेंट किए, एक नया टाइप का कुछ चीज लेके आ गए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिए, जिसके चलते कस्टमर कुछ दिनों के लिए आपसे जुड़ गया, नए कस्टमर जुड़ गए तो आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन जैसे ही दूसरी कंपनियां देखेंगे कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, दूसरी कंपनी भी फटाक से उसको कॉपी करेंगी, तो लंबे समय तक आप सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात जी? लंबे समय तक आप लॉस भी अर्न नहीं कर सकते हैं, बोले तो लॉस भी बियर नहीं कर सकते हैं। आप बोलो बच्चा कोई कंपनी लगातार लॉस में चल रही है, लॉन्ग पीरियड 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, वो बोलेगी ये धंधा भाई बंद करो, नहीं तो अपने पॉकेट से कितने दिन पैसा लगाएंगे। तो लॉन्ग पीरियड में लॉस भी नहीं हो सकता है, सुपर प्रॉफिट भी नहीं हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है जी? जैसे वीवो वाला एग्जांपल भी मैंने दिया था, वीवो ने बोला वो पॉपअप कैमरा, ये देखिए मेरा नया इन्वेंशन, अब अंदर से कैमरा बाहर निकलेगा जी। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको कि इस तरह का यूनिक फीचर लगा, वो फटाफट से खरीदना शुरू किए। दूसरी कंपनियों को लगा कि अरे रे ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है जी, इससे हमारे जो क्रीम कस्टमर्स हैं वो लूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी वही वाला फीचर लाते हैं। तो लॉन्ग पीरियड में और भी दूसरी कंपनियां पॉपअप कैमरा लेके चली आई, तो क्या लंबे समय तक वीवो अपना उस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के बेसिस पे प्रॉफिट कर सका? नहीं कर सका जी बच्चा। तो लॉन्ग पीरियड में यू कैन हैव ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। लंबे समय तक लॉस होगा तो ऐसे ही आप छोड़ के चले जाइएगा। लंबे समय तक सुपर प्रॉफिट रख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट पे सुपर प्रॉफिट रखिएगा, दूसरी कंपनियां फट से कॉपी करके और आपके प्रॉफिट में शेयरिंग करना शुरू कर देंगी, आपके कस्टमर्स में शेयरिंग करना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो भी वही सामान बेचना शुरू करेंगे।
समझ में आ गई बात जी? चलो बच्चा, मार्केट प्राइस इज अ रियलिटी विच एक्चुअली प्रिवेल्स इन द मार्केट। रियल सेंस में जो डे टू डे बेसिस पे जो प्राइस होता है दैट इज द मार्केट प्राइस। नॉर्मल प्राइस इज अ मिथ, कल्पना है बच्चे। ऑन एन एवरेज पिछले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में ट्रेंड कैसा रहा है, ऑन एन एवरेज ट्रेंड। तो ये एक्चुअल प्राइस थोड़ी है, हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं और उसके बेसिस पे ट्रेंड निकाल रहे हैं, दैट इज द एवरेज प्राइस। मार्केट प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग फिनोमिनन एंड इट ऑसिलेट्स अराउंड द नॉर्मल प्राइस, माने रिवॉल्व्स। मार्केट प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, बढ़ते घटते रहता है और एक एवरेज प्राइस के इर्द गिर्द ही बढ़ते रहता है। ठीक है जी। नॉर्मल प्राइस इज स्टेबल फिनोमिनन, एवरेज अगर आप निकालेंगे तो वो एक स्टेबल फिनोमिनन होगा। ठीक है जी। डायग्राम कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे बच्चा, वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे। क्लियर है जी? मान लीजिए कि ये है मेरा मार्केट प्राइस, ठीक है जी, जो कि क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। मार्केट प्राइस हमारा क्या कर रहा है जी बच्चे? सर मार्केट प्राइस हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बेसिस पे दिस मे बी द नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस के इर्द गिर्द ही मार्केट प्राइस अप डाउन होते रहता है। बात समझ में आ गई जी? फटाफट से डायग्राम बना लेंगे बच्चा। डायग्राम बनाएंगे, जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं जी। चलो जी बच्चा, बस चैप्टर खत्म। नेक्स्ट इज वायबल एंड नॉन वायबल इंडस्ट्री। वायबल इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? वायबल इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉजिटिव एक्सेस। ये पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेस क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मैथ्स वाले बच्चे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये जो क्वाड्रेंट है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं बच्चा, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट हुआ। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करें तो दिस इज वाई डैश एक्सिस। समझ में आ रही बात जी? तो ये वाई डैश एक्सिस क्या हुआ, वाई का अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो यहां पे लिखेंगे। ठीक है जी। उसी तरह हम चाहें तो इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, दिस विल बी एक्स डैश एक्सिस। इसमें क्या होगा, एक्स और वाई दोनों का नेगेटिव वैल्यू लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात जी बच्चे? क्लियर है जी? तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 लाइक दैट। नॉर्मली हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं, दोनों वैल्यूज हमारा जो होता है वो क्या होता है जी बच्चे? पॉजिटिव होता है, चाहे एक्स की वैल्यू हो या वाई की वैल्यू हो। एक्स बोले तो से क्वांटिटी और वाई बोले तो सपोज प्राइस, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में रहता है। 10 रुपया के प्राइस पे 15 किलो खरीदे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पे लिखते हैं। क्लियर है जी? अगर ऐसा सिचुएशन है कि कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगा तो उसको कैसे आप ड्रॉ करेंगे? तो आप इन तीनों में से किसी भी एक्सिस में, डिपेंडिंग अपॉन एक्स है कि वाई है कि दोनों है, हम लोग यहां पे शो कर सकते हैं। समझ में आ गई बात जी? क्लियर है? तो दैट इज नेगेटिव एक्सिस। ये हमारा कोई ना कोई एक्स का हो या वाई का हो या दोनों का हो, ये नेगेटिव एक्सिस है। क्लियर है? चलिए अब हम समझेंगे वायबल इंडस्ट्री का मतलब क्या कर रहे हैं। इट रेफर्स टू एन इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉजिटिव एक्सिस। वो इंडस्ट्री, वो सेक्टर जिसका कि डिमांड और सप्लाई कर्व पॉजिटिव एक्सिस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस पॉजिटिव एक्सिस में आता है, जो कि नॉर्मल रियल लाइफ सिचुएशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वायबल इंडस्ट्री। हम लोगों ने जो ऊपर डायग्राम बनाया था बच्चा, ये देखेंगे, ये वाला डायग्राम, फर्स्ट वाला डायग्राम। इस डायग्राम में डिमांड और सप्लाई किस एक्सिस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं? पॉजिटिव एक्सिस में, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में कर रहे हैं जी बच्चे। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज वायबल इंडस्ट्री। कोई दिक्कत नहीं, यही डायग्राम वायबल इंडस्ट्री का हो गया। तो बिल्कुल यही डायग्राम हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फटाफट से बनाएंगे सेम डायग्राम। अकेले हम, अकेले तुम, जल्दी से बनाएंगे बच्चे।
दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व। पॉजिटिव एक्सिस में ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो गया आपका प्राइस, एंड दिस इज द क्वांटिटी। क्लियर है जी बच्चा? ठीक है जी। तो ये हो गया वायबल इंडस्ट्री। अब समझेंगे, डायग्राम बन गया आप लोगों का। चलिए जी, नेक्स्ट देखेंगे जी बच्चे, नॉन वायबल इंडस्ट्री। नॉन वायबल इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इंडस्ट्री फॉर विच सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉजिटिव एक्सिस। डिमांड और सप्लाई कर्व पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में, पोर्शन में एक दूसरे को कट ही नहीं करते हैं, वो निगेटिव में कहीं जाके एक दूसरे को कट करते हैं। सर ये कैसे पॉसिबल है, डिस्कस करते हैं बच्चे। देखो ना, in a non-viable industry, supply curve lies above the demand curve as price is too high for the consumers. It happens when the price at which producers are ready to produce is so high that consumers are not willing to buy even a single unit. As a result, the product is not produced. ऐसा प्रोडक्ट जिसको बनाने में इतना ज़्यादा खर्चा है कि उस खर्च का के चलते उस प्रोडक्ट का कॉस्ट या मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए, उसका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए और उस प्राइस पे अगर कोई भी कंज्यूमर उसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल वर्ड्स में ट्रांजैक्शन प्राइस। जिस प्राइस पे सप्लायर बेचने के लिए भी तैयार होगा और जिस प्राइस पे कंज्यूमर खरीदने के लिए भी तैयार होगा, तो जिस प्राइस पे खरीदने और बेचने के लिए दोनों एक दूसरे के लिए तैयार है, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। अब उस प्राइस पे कितना क्वांटिटी परचेस करने के लिए और सेल करने के लिए दोनों तैयार है, दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और जो पॉइंट है दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब देखेंगे, मान लीजिए कि जो सेलर है उसको वो सामान को कम से कम वो 500 रुपया पर यूनिट में बेच सकता है, उससे कम वो बेच ही नहीं सकता है क्योंकि उसका कॉस्ट ही उतना लगा है। और जो कंज्यूमर है वो उसके लिए 500 रुपया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उतना पैसा वो देने के लिए तैयार ही नहीं। तो क्या दोनों में ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा। अब ट्रांजैक्शन नहीं होगा मतलब इक्विलिब्रियम डिटरमिन नहीं होगा, डिमांड सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। तो वो प्रोड्यूसर जो है, क्या वो सामान बेचना पसंद करेगा? वो तो पसंद भी करेगा तो बिकेगा ही नहीं। तो जब उसको पता है कि ये सामान मेरा बिकेगा ही नहीं इस प्राइस पे, तो वो सामान बनेगा ही नहीं। तो दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है। एग्जाम्पल देंगे बच्चे, अगर ऐसा हो जाता है कि 5,000 रुपये पर केजी धनिया पत्ता मिलने लगता है, सब्जी जो मार्केट में मिलता है बच्चे, किसी कारणवश उसका कॉस्ट 5,000 रुपीज पर केजी हो जाता है। समझ में आ रही बात जी? तो 100 ग्राम 500 रुपया में। अब सप्लायर के पास दिक्कत यह है कि उसका कॉस्ट ही सपोज उतना पड़ रहा है, 500 रुपया 100 ग्राम से कम में वो बेचारा बेच ही नहीं सकता है बिकॉज उसका कॉस्ट ही उतना है। आप बताइए, नॉर्मल कोई बायर जो है वो उस प्राइस पे धनिया पत्ता खरीदना पसंद करेगा? बाप रे, 500 रुपया का इतना सा धनिया पत्ता लेके क्या करेंगे, उससे बढ़िया नहीं लेंगे जी। समझ में आ रही बात जी बच्चे? तो देयर विल नॉट बी एनी इंट्रैक्शन एट दैट प्राइस, तो देयर विल नॉट बी एनी इक्विलिब्रियम एट दैट प्राइस। समझ में आ रही बात जी? दैट इज अ नॉन वायबल इंडस्ट्री, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। डायग्राम कैसे बनेगा देखो ना बच्चा। दिस इज द सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है जी बच्चा। दिस इज द डिमांड कर्व। क्या दोनों डिमांड और सप्लाई कर्व पॉजिटिव एक्सिस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं? नहीं सर, पॉजिटिव एक्सिस में तो ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये दूसरे को कट करेंगे तो कहां कट करेंगे बोलो बच्चा? अगर ये दूसरे को कट करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोगों को इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। बात समझ में आया जी? दिस विल बी द पॉइंट। ये पॉइंट कोई ना कोई नेगेटिव क्वाड्रेंट में चला गया कि नहीं चला गया जी बच्चा? नेगेटिव क्वाड्रेंट में गया जी? हाँ सर, नेगेटिव क्वाड्रेंट में गया। समझ में आ रही बात जी? तो जहां पे पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में अगर इक्विलिब्रियम नहीं डिटरमिन हो रहा है, डिमांड सप्लाई एक दूसरे को नहीं कट कर पा रहा है, तो दैट इज अ नॉन वायबल इंडस्ट्री। कट कहां कर रहा है?
निगेटिव में कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया जी, नॉन वायबल इंडस्ट्री। समझ में आ गई बात जी, क्लियर है बच्चा? चलो जी आगे, बस डायग्राम बना लेंगे जल्दी से। चले जी आगे चलते हैं बच्चा। इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर डिमांड या सप्लाई में चेंजेस होता है तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पे या क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? एज डिस्कस्ड, equilibrium price and equilibrium quantity are determined when quantity demanded is equal to the quantity supplied. जहां डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम डिटरमिन करते हैं बच्चा। सो इफ देयर इज एनी चेंज इन which leads to shift in either demand curve or supply curve or both, then equilibrium price and quantity are bound to change. तो अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंजेस होगा, डिमांड और सप्लाई दोनों का कर्व किसी कारणवश शिफ्ट कर जाएगा, तो उस कंडीशन में ऑब्वियस ही बात है कि जो प्राइस होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे भी प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है जी? अब समझेंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ध्यान देंगे बच्चा। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ये टॉपिक एक तरह से देखिए तो पूरा डिमांड और सप्लाई दोनों चैप्टर से रिलेटेड है। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये दोनों चैप्टर से ये रिलेटेड है। ठीक है जी, ध्यान से समझो बच्चा। डिमांड वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके बेसिस पे इन्होंने डिमांड को दो भाग में बांट दिया। याद आ रहा है बच्चे? कौन कौन सा? एक को इन्होंने कहा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरे को कहा चेंज इन डिमांड। याद आ रहा है जी बच्चा? हाँ सर, याद आ गया सर। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम क्या था? मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम क्या था जी बच्चा? चेंज इन डिमांड का दूसरा नाम शिफ्ट इन डिमांड। कोई दिक्कत नहीं जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक में? नहीं सर। सप्लाई में भी वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। ठीक है जी। अब देखेंगे यहां पे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर विल बी चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई। अगर चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई होता है तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है जी। तो चेंज इन डिमांड कितने टाइप का होता है बोलो बच्चा? सर चेंज इन डिमांड इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। याद आ रहा है जी? उसी तरह चेंज इन सप्लाई इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। कोई दिक्कत नहीं जी? ठीक है जी। चलो बच्चा आगे आप बताएंगे व्हाट विल बी द शेप ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ चेंज इन डिमांड। सर चेंज इन डिमांड अदर फैक्टर के कारण होता है, और अदर फैक्टर के कारण अगर डिमांड में चेंजेस होता है तो देयर माइट बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, नहीं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट, इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। याद आ रहा है जी बच्चे? सेम इज द सप्लाई। ठीक है जी। चलो जी बच्चा, वही हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है जी। तो पहला हो गया हम लोगों का चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। फटाफट से पहला इन्होंने कहा जी इंक्रीज इन डिमांड। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी लेंगे बच्चा, वाई एक्सिस पे हम लोग प्राइस लेंगे। पहले नॉर्मल इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, पहले इसमें नॉर्मल इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड इक्विलिब्रियम पे क्या प्रभाव पड़ा। समझ में आ रही बात जी? तो ये हो गया हमारा नॉर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। कोई दिक्कत नहीं जी?
यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं जी बच्चा? नहीं सर, यहाँ तक में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी बच्चे आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी बच्चा। अब ये लोग केस क्या बोल रहे हैं जी? दे आर सेइंग द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। होगा कि नहीं होगा बच्चा? इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डायग्रामेटिकली अलग बात है, ये टॉपिक अब कॉमन सेंस वाला है। आप हमें जवाब देंगे। मान लीजिए मार्केट में किसी सामान का जितना सप्लाई है उतना ही है, दुकानदार के पास दुकान में जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है उतना ही है, और घर में भी मान लीजिए थोड़ा बहुत उसके पास स्टॉक है, लेकिन एक बार एक उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बोलो बच्चे बोलो, अगर सप्लाई लिमिटेड है, जो सप्लाई है मेरे पास उतना ही है, और अगर खरीदने वाले की संख्या बढ़ जाएगी तो वो सामान का प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? डिमांड अगर बढ़ जाएगा और सप्लाई लिमिटेड है तो प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो बच्चा। सर प्राइस बढ़ जाएगा। महंगा नहीं होगा बच्चा? हाँ सर महंगा होगा। लॉ ऑफ डिमांड वाली बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात बोल रहे हैं। किसी दुकान में एक ही दुकान वाले के पास फल है और सबको वो वाला फल चाहिए, दुकान वाला प्राइस बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? हाँ सर बढ़ाएगा। तो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, सपोज सप्लाई इज फिक्स्ड, सप्लाई लिमिटेड है मेरे पास, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस बढ़ जाएगा। और इंक्रीज इन डिमांड के केस में क्या होता है जी? सर इंक्रीज इन डिमांड के केस में देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। तो ये हो गया मेरा नया वाला सप्लाई कर्व, डी डैश डी डैश। देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। समझ में आ रही बात जी? अब आप देखेंगे नया वाला प्राइस क्या हो गया? नया वाला प्राइस मेरा बढ़ के क्या हो गया जी? P1। नया वाला प्राइस बढ़ के क्या हो गया बच्चा? P1। कोई दिक्कत नहीं जी। आप बोलेंगे कि सर आप तो क्वांटिटी भी बढ़ा दिए, आप तो बोल रहे थे कि क्वांटिटी मेरा फिक्स्ड है। फिक्स्ड नहीं बोले थे बच्चा, फिक्स्ड का मतलब इनइलास्टिक। हमने कहा कि दुकान में भी रखा है, कुछ इधर उधर से भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो सप्लाई थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन डिमांड ज्यादा बढ़ गया है, सेंस ये है, जिसके कारण प्राइस बढ़ा। सेंस इज दैट। समझ में आ रही बात जी? एकदम फिक्स्ड वाला अलग केस है, वो भी हम लोग करेंगे। उस केस में क्या होगा हम लोग डिस्कस करेंगे जी। कोई प्रॉब्लम नहीं जी बच्चा। तो इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P टू P1। फटाफट डायग्राम बनाएंगे बच्चे। हो गया जी बच्चा? चलो जी आगे। सेकंड नंबर, डिक्रीज इन डिमांड। बोलो बच्चे बोलो। पहले नॉर्मल इक्विलिब्रियम। इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ठीक है जी बच्चा? इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब आप बताएंगे बच्चे, सप्लायर के पास जितना सप्लाई है उतना ही है, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो बच्चा। सर ऑब्वियस ही बात है कि प्राइस घट जाएगा। इसी चीज को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। सर ये वाला हम लोग बनाएंगे। ओह बच्चों की जिद के आगे तो मेरी चल ही नहीं पा रही है। ठीक है बच्चे, चलो तुम ही बनाओ जी, अकेले हम अकेले तुम बनाओ बच्चा। इधर नहीं देखेंगे जी। हमने क्या कहा था जी? डिक्रीज इन डिमांड। इन केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये हो गया जी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। नया वाला डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को कहां कट कर रहा है? दिस इज द पॉइंट।
तो प्राइस मेरा क्या हो गया जी, P से बढ़ घट के P0 हो गया। जब घटाना है तो 0, बढ़ाना है तो 1, नॉर्मल है तो P या Q, जो भी लिखना है। ठीक है जी, फटाफट लिख लेंगे। हो गया जी बच्चा। नेक्स्ट, अब दूसरा केस ये लोग कह रहे हैं चेंज इन सप्लाई। चेंज इन सप्लाई में वापस से पहला क्या है जी, इंक्रीज इन सप्लाई। मार्केट में जैसे डिमांड है वैसे ही है, सप्लाई अगर बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो बच्चा। सर अगर सप्लाई ही ज्यादा हो जाएगा तब तो वो सामान सस्ता हो जाएगा। सस्ता नहीं होगा बच्चा, बिल्कुल सस्ता होगा। समझ में आ रही बात जी। तो प्राइस बढ़ जाने के बावजूद सप्लाई बढ़ जाने से प्राइस क्या हो जाएगा जी, हमारा सस्ता हो जाएगा। इसी चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। लेकिन लॉजिक क्या होगा हमारा, इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। चलो जी बच्चे आ जाओ। दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस, डिमांड और सप्लाई फटाफट से। ये हो गया जी हमारा डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व। ये हो गया बच्चा हमारा नॉर्मल इक्विलिब्रियम P एंड Q। इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। मतलब कि देयर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ये हो गया जी राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ठीक है जी। आप देखो बच्चे, प्राइस इक्विलिब्रियम हो गया मेरा E1 या E0, कुछ भी बोल सकते हैं। प्राइस हमारा क्या हो गया जी, घट गया। क्वांटिटी सप्लाइड मेरा इंक्रीज इन सप्लाई है तो क्या हो गया जी, Q से बढ़ के Q1 हो गया। प्राइस हमारा क्या हो गया जी, घट गया। कोई दिक्कत नहीं जी बच्चा। इसके ऊपर वाले में भी इक्विलिब्रियम हम लोग नया वाला डाल सकते हैं। सपोज दिस इज E1 या E0, जो भी लिखें। ठीक है जी, दैट इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं जी। यस सर, आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट डिक्रीज इन सप्लाई। इसी का ठीक रिवर्स केस है बच्चे, डिक्रीज इन सप्लाई। सब डिमांड जैसे है वैसे ही है, अगर सप्लाई कम हो जाए तो बोलो बच्चा प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। सर ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ेगा। चलिए जी, डायग्रामेटिकली क्वांटिटी, प्राइस, डिमांड, सप्लाई, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी। ये कह रहे हैं डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होगा, बोलो बच्चा। सर इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। देयर विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, लेफ्ट की तरफ। और सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो प्राइस हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। फटाफट जल्दी बनाएंगे बच्चा। हो गया जी बच्चा। चलिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चे, वैसे वैसे हम लोगों को रियल लाइफ सिचुएशंस आना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, सर
ऐसा भी तो हो सकता है, अभी आप बोल रहे हैं कि डिमांड बढ़ा या डिमांड घटा, सप्लाई बढ़ा या सप्लाई घटा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ गया, डिमांड सप्लाई दोनों घट गया, डिमांड बढ़ा सप्लाई घटा, डिमांड घटा सप्लाई बढ़ा। समझ में आ रही बात जी बच्चे? जिस रेशियो में डिमांड बढ़ा सप्लाई उससे ज्यादा रेशियो में बढ़ गया, या जिस रेशियो में डिमांड बढ़ा सप्लाई उससे कम ही रेशियो में बढ़ गया। डिमांड 10% घटा, सप्लाई 10% 20% बढ़ गया। सर कितना सारा केसेस है बच्चे, रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डिमांड 10% बढ़ा, सप्लाई 15% घट गया, डिमांड 20% बढ़ा, सप्लाई 40% बढ़ गया। कुछ भी हो सकता है बच्चे, हर सिचुएशन के हिसाब से डायग्राम आप बना सकते हैं, बस आपका कॉमन सेंस काम करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, से किसी प्रोडक्ट का डिमांड 10% बढ़ गया, उसका सप्लाई 15% बढ़ गया। जिस रेशियो में डिमांड बढ़ा सप्लाई ज्यादा बढ़ा, तो सप्लाई जब ज्यादा हो जाएगा और उसके कंपैरिजन में डिमांड कम रह जाएगा, प्राइस सस्ता होगा कि नहीं होगा? प्राइस सस्ता होगा बच्चा। इसी चीज को आपको डायग्रामेटिकली दिखाना है। समझ में आ गई बात जी? कॉमन सेंस, उसी चीज को डायग्रामेटिकली दिखाना है। आगे के केसेस में वो हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। तो वो सी नंबर सिचुएशन है, चेंजेस इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। ये केसेस हम लोग आगे के केसेस में करेंगे, ठीक है जी बच्चे। बस यहीं तक, अगले क्लास में ये केस हम लोग करेंगे। बस एक क्लास लगेगा बच्चे, ये चैप्टर खत्म। सर इसके बाद तो हम लोग का लगता है पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी बच्चे। चलो, थैंक यू वेरी मच।